हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएस क्लासेज। आई एम अजीत सर। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्याएं पद्धति। जो संख्याएं पद्धति है वो यदि मैथमेटिक्स की बात की जाए और कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आते हैं तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिल जाएंगे। तो नंबर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है? वास्तविक संख्याएं, फिर से संख्याओं के प्रकार में भी आइएगा तो वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, समीक संख्याएं। शुरुआती करेंगे हम सब अंक से। अंक के बाद संख्याएं के प्रकार, उसके बाद ये परमेय अपरमेय, इससे रिलेटेड कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसके बारे में हम सब जानेंगे। आइए तो संख्याओं पद्धति को समझते हैं। लंबा वीडियो होगा, लंबा क्लास चलेगा और इसमें आपका साथ की आवश्यकता है। आइए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा तरीका से सटीक और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इस नंबर सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं, चीजों को जानते हैं, समझते हैं। शुरुआत करेंगे अंक से। अंक क्या होता है? आइए सबसे पहला पॉइंट अगर देखें तो यहां बात करेंगे अंक डिजिट, अंक की बात करेंगे। जो अंक है सामान्यतः बोली जाती है कि 0 से लेकर 9 तक जितने गणितीय संकेत है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो आपको गणितीय संकेत दिख रहा है, मैथमेटिकल जो सिंबल है 0 to 9, मतलब 0 से लेकर 9 तक जितनी ये संकेत आपको देखने को मिल रहा है, ये अंक के श्रेणी में है। और अंक अपने आप में स्वतंत्र होता है। अंक जो होता है अपने आप में स्वतंत्र होता है। यहां पे अगर अंकों से रिलेटेड बात किया जाए तो अगर अंक से संबंधित रिमार्क की बात करें, मेन पॉइंट की अगर बात करें तो पहली बात कि जो अंक होते हैं वो अंक 0 से, ये डी के अंतर्गत अंकों डी से व्यक्त किया जाए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये अंक होगा। अब इसको टोटल काउंटिंग किया जाए तो दूसरा पॉइंट बनता है कि अंकों की कुल संख्या, जो कुल संख्या है, अंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। कितनी है बाबू? 10। 0 से लेकर 10 तक ले जाइएगा, इसको काउंटिंग कीजिएगा तो इसकी कुल संख्या जो होगी कितनी होगी? तो ये मिलेगा आपको 10। इसके बाद अगर बात किया जाए कि अंकों की प्रकार में, तो बाबू ये अंक 2 प्रकार के होते हैं। एक जो हो जाएगा इसको कहेंगे शून्य अंक। क्या कहेंगे बच्चा? ये होगा शून्य अंक। और इसके बाद 0 को छोड़कर बाकी जितने बच जा रहे हैं उसको कहते हैं अशून्य अंक। तो अंक 2 प्रकार के हो गए। अंक कितने प्रकार के हो गए बच्चा? 2 प्रकार के हो गया। एक शून्य अंक हो गया और शून्य अंक हुआ, और दूसरा जो हुआ वो क्या हुआ? अशून्य अंक हुआ। अशून्य अंक हुआ। अशून्य अंक। शून्य अंक की बात करें तो शून्य अंकों की संख्या 1 है जो है 0। अशून्य अंक की बात करें तो 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, ये है अशून्य अंक। तो अगर हम अंक के बारे में बात करें तो अंक की जो परिभाषा है, अंक की परिभाषा ये है कि 0 से लेकर 9 तक जितनी गणितीय संकेत है उन सभी गणितीय संकेत को अंक कहते हैं। और जो अंक है, ये जो अंक है, ये अंक अपने आप में स्वतंत्र होता है। और बात किया जाए अंक के बारे में तो अंक और गणित के बीच में, अंक और गणित के बीच में आत्मा और शरीर का रिलेशन होता है। आत्मा और शरीर का रिलेशन होता है, कहने का मतलब कि जिस तरह से ये जो शरीर है, इस शरीर से यदि आत्मा निकल जाए तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। इस शरीर से बाबू अपने लोग नफरत करने लगते हैं। अपने लोग, जो आपकी फैमिली, जो आप उससे इतनी प्रेम करते हैं, ये स्वाभाविक है कि इस शरीर से आत्मा निकलने के बाद इस शरीर से लोग नफरतें करने लगते हैं, ना चाह कर भी नफरत होने लगती है। और इस शरीर को बहुत अंतिम संस्कारों द्वारा इसको हटाने का प्रयास किया जाता है। जला दिया जाए, दफना दिया जाए, दहवा दिया जाए, जो जिस तरह से होता है अंतिम संस्कार, उस तरह से हमेशा आसपास के लोग या घर परिवार के लोग प्रयास में रहते हैं कि इसको हटा दिया जाए। तो जिस तरह से इस शरीर और आत्मा का एक इंटर रिलेशन है, जिसमें आत्मा के बगैर इस शरीर का कोई महत्व नहीं है, उसी तरह से गणित के अंतर्गत गणित और अंक के बीच में एक अच्छा रिलेशन है। और वो रिलेशन ये है कि गणित जो है, अगर शरीर है, गणित यदि शरीर है तो उस शरीर की आत्मा क्या है? उस शरीर की आत्मा क्या है? वो है अंक। अगर गणित से अंक को हटा दिया जाए तो गणित नहीं रहता है, बल्कि वह एक प्रकार की भाषाएं बन जाता है। वो एक तरह की भाषा की किताब बन जाएंगे। अगर जरा सोचिए कि उस गणित से पूरे अंक को हटा दिया जाए तो इस तरह से रिलेशन होता है। अब अंकों के बारे में बात किया जाता है तो अंकों को डी से व्यक्त किया जाता है। और अंक जो है 0 से लेकर 9 तक है, इसकी कुल संख्या जो है 10 है। ये अंक जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक शून्य अंक होता है जिसकी संख्या 1 जो शून्य है, और दूसरा जो है अशून्य अंक जो 1 से लेकर 9 तक है। तो ये हुआ अंक। और भी देखा जाए, अंकों के बारे में कुछ कहा जाए तो यहाँ पे अगर शून्य अंक की बात करें तो शून्य अंक कई ऐसे देशों की लोगों की गणितज्ञों की मान्यता है कि जब संख्या की शुरुआत हुई, संख्याओं की काउंटिंग जब चिन्हित किया गया चीजों को, तो उस समय सारी दुनिया थम गई थी। 0 से लेकर 9 तक ही, 1 से लेकर 9 तक जाकर पूरी दुनिया थम गई थी। और इस इतिहास युग में एक महाविद्वान का नाम आता है, जिस विद्वान का नाम आप जानते भी हैं, आर्यभट्ट। भारत की महान विद्वान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य की खोज की, शून्य या बिंदु की आविष्कार किए। तो अगर बात किया जाए तो सारी दुनिया जो थी जाकर 1 से लेकर 9 तक थम गई। उसके आगे उसके बढ़ने की कल्पनाएं भी नहीं कर पा रही थी कि आगे बढ़ा भी जाए। तो भारत का अपना जो प्यारा राज्य बिहार है, इस राज्य के महान विद्वान आर्यभट्ट ने शून्य और बिंदु का आविष्कार करके संख्याओं को पूर्ण किए। और इस तरह से पूरी दुनिया को गिनती आई, पूरी दुनिया को गिनती आई शून्य की बगैर। क्योंकि शून्य अगर ना हो तो 10, 11, 12 इस सब की कल्पनाएं नहीं की जा सकती है।
इसलिए जो बात किया जाता है शून्य के बारे में बात किया जाता है, तो शून्य की खोजकर्ता जो है, आविष्कारक जो है, महान विद्वान आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट। अब अगर बात की जाए शून्य को लेकर, तो ये जो हुआ शून्य से संबंधित, अंकों से संबंधित, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, इन चीजों को समझना है। और उसके बाद संख्याओं के बारे में बात करेंगे। यहां पे देखें तो सबसे पहली बात कि अंक जो है ये है 0 से लेकर 9 तक। अंकों की कुल संख्या जो है 10 है। उसके बाद अंकों की बात करें तो अंकों की प्रकार में अंक दो प्रकार के, शून्य अंक हो गया, अशून्य अंक हो गया। शून्य अंक 0 है, 0 के बारे में बताने वाले आर्यभट्ट है। और अशून्य अंक की बात किया जाए तो अशून्य अंकों की जो है 1 से लेकर 9 तक है, इसकी कुल संख्या जो है 9 है। और ये जो है इसकी संख्या जो है 1 है शून्य की। अगर बात किया जाए अंकों को लेकर तो सबसे छोटी अंक जो है, सबसे छोटी अंक अगले की ओर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में, अगले रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। रिमार्क अगर 4 की बात करें, रिमार्क 4 की, तो सबसे छोटी अंक जो है, सबसे छोटी अंक की अगर बात करें तो सबसे छोटी अंक कौन है? शून्य है, शून्य है। और सबसे बड़ी अंक की बात किया जाए, सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक की बात करें तो सबसे बड़ी अंक जो है, सबसे बड़ी अंक वो कौन है बच्चा? तो सबसे बड़ी अंक 9 है, 9 है। अब ये हुआ संख्याओं के बारे में। अब संख्याओं के बारे में और बात किया जाए तो यहां पे देखा जाता है कि यहां लिख दिया जाए 1 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। जैसे यहां हम बात करें अंकों की बात करें, और इधर बात करें हम सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, और इधर बात करें सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चा एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होती है 0 होती है, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है 9 होता है एक अंक की। वही बात करें 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 से शुरू होगा, और सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो 99 पर जाकर खत्म हो गया। वही 3 अंक की बात किया जाए, 3 अंक की बात किया जाए तो 3 अंक की जो होगी सबसे छोटी संख्या जो होगी, 1 पर 2 0 हो जाएगा, यानी 100, और 3 9 हो जाएगा, 999। वही बात करें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो होगा 1000 हो जाएगा, और सबसे बड़ी संख्या 9999 होगा। अगर 5 अंकों की बात करें, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 होगा, और सबसे बड़ी संख्या जो होगा 99,999। क्या होगा बच्चा? 99,999, 99,999। अब ये अंकों से संबंधित बात हुई, ये अंकों से संबंधित बात हुई। और अब हम लोग बात करेंगे संख्या को लेकर, जो हम लोग को नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी लेनी है। तो नंबर सिस्टम की जानकारी जो होती है ना, यहीं से शुरुआत होती है। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन वगैरह, सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या, ये सब वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या को पलटने पर, ये करने पर, वो करने पर, और फिर उसको मिलाने पर एक नई संख्या बनेगी। इक्वेशन वगैरह में आता है क्वेश्चन देखने को। तो ये हुआ अंकों से रिलेटेड। अब अंकों के बारे में थोड़ा और अच्छा से जान लेते हैं, इसको याद कर लेते हैं। आइए याद करते हैं बच्चा। आइए सभी लोग देखिए, अंक की शुरुआत हुआ। यहां पे अंक की बात करें तो अंक क्या है? तो गणित, अगर बात किया जाए अंक की,
तो गणितीय संकेत में 0 से लेकर 9 तक जितने भी गणितीय संकेत है उन सभी गणितीय संकेत को अंक कही जाती है। अंक अपने आप में स्वतंत्र होता है और अंक जो होता है, बात करें तो गणित की संरचनात्मक इकाई होती है। अंक जो होता है गणित की संरचनात्मक इकाई होती है। वही अब बात करें रिमार्क के बारे में, इससे महत्वपूर्ण चीजें अंक से रिलेटेड। देखिए एक और बात बता रहे हैं, यदि मेरा क्लास आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और जो भी चीज आपको पढ़ाया जाता है, जो चीज आपके लिए नया लग रहा है, उन चीजों को लिखिए, नोट डाउन कीजिए, उसको 2-3 बार रिवीजन कीजिए, तब जाके आपको गणित सेट होगी। और आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, तो इतना विश्वास रखिएगा कि गणित के बारे में बहुत बेहतर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। बहुत बेहतर जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, बहुत अच्छा खासा आपको हम जानकारी दे देंगे गणित को लेकर। तो आइए चीजों को समझते हैं, और जो चीज बताएं, जो परिभाषा वगैरह दें, जो रिमार्क लिखवाएं, उस चीजों को आप नोट डाउन कीजिएगा, बेहतर रहेगा। याद करवा देते हैं। आइए एक बार देखते हैं। अंक की परिभाषा जो है आप सुनकर लिख सकते हैं। 0 से लेकर 9 तक जितने भी गणितीय संकेत हैं उन सभी को अंक कही जाती है। अंक अपने आप में स्वतंत्र होता है और गणित की संरचनात्मक जो इकाई होता है वो अंक होता है, इसी की वजह से बना होता है। और अंक और गणित में एक ऐसा रिलेशन होता है जैसे शरीर और आत्मा में रिलेशन होता है। गणित एक प्रकार का, जिस तरह से हम लोग का अपना शरीर है उस तरह से गणित को मानिए, और उसका महत्वपूर्ण जो भाग है वो है आत्मा, उसी तरह से गणित की जो महत्वपूर्ण भाग है वो है अंक। इसके बगैर, अंक के बगैर गणित की कल्पनाएं नहीं की जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं अंक को लेकर। तो अंक की डी से सूचित करते हैं, ये आप देख लिए। अंकों की कुल संख्या काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 तो 10 मिलेंगे। फिर अंकों की प्रकार की बात करेंगे तो यहां देख रहे हैं कि अंक 2 प्रकार के हुआ। एक जो हो गया शून्य अंक हो गया, दूसरा जो हुआ अशून्य हुआ। शून्य अंक की बात करें तो शून्य जो अंक है वो 0 है, जिसके बारे में सबसे पहले महान विद्वान जो है आर्यभट्ट ने बताया। उसके बाद अशून्य की बात किया जाए तो अशून्य के तौर पे देखने को मिलता है 1 2 3 9 तक मिलता है। इसकी कुल संख्या जो है 9 है और इसकी जो शून्य की संख्या जो है 1 है। आगे बढ़ते हैं, अगले रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। अगले जो रिमार्क है बच्चा वो ये है कि अंकों में भी बात किया जाए तो सबसे छोटी जो अंक होगा वो शून्य होगा, सबसे बड़ी जो अंक होगा वो कितना होगा, 9 होगा। क्या होगा बच्चा, 9 होगा। अब अगर इसी से रिलेटेड बात करें तो अंकों की आधार पर देखा जाए तो एक अंक की जो संख्या होगी उसमें सबसे छोटी संख्या 0 और सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा बच्चा, सबसे बड़ी संख्या जो होगा 9 होगा, 9 होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है वो कितना है, 1000 है, और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999 है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है 10,000 है, सबसे बड़ी संख्या जो है 99,999। इस तरह से अब आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 6 अंक की बात किया जाए तो उसमें 5 को 0 बैठा दीजिएगा और 1 दे दीजिएगा। उसी तरह से अगर बात किया जाए तो ये जब बड़ी संख्या में तो जो होगा ना, जितनी अंक की पूछा जाए उतना 9 बैठा दीजिए। अब थोड़ा और चीजों को समझिए, जैसे यहां देखिए, अब संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। संख्या के बारे में अगले जो पॉइंट है हम लोग संख्या को सीखेंगे। आइए सभी लोग गौर करेंगे संख्या क्या होता है। दूसरा पॉइंट, संख्या। संख्या संख्या
यानी संख्याएं। संख्याओं को अंग्रेजी में नंबर्स कहेंगे, नंबर्स। अब संख्याओं को लेकर बात करते हैं, ये संख्याएं क्या है। तो देख बच्चा, संख्या की अगर बात किया जाए तो देखिए यहां पे चीजों को समझिए। यहां पे लिखा गया है 132, इसके अलावा √3, इसके अलावा रूट के अंदर -12, इसके अलावा π/2, इसके अलावा 22/7। ये जो है ना, ये सब संख्या है, टोटल संख्या है। तो संख्या को कैसे परिभाषित करेंगे? तो संख्या को एक अजीब तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अब कैसे? तो देखिए, जैसे ये 3 हो गया और ये प्लस हो गया, √2 हो गया, ये भी एक संख्या है। तो इसकी जो परिभाषा वगैरह की बात करेंगे तो यही कहेंगे कि ये है अंक। 3 जो है अंक है। ये जो है, ये जो सीन देख रहे हैं 3 और 2 जो है अंक है, और ये जो देख रहा है जिसमें से प्लस की बात की गई है और रूट की बात की गई है, तो इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे गणितीय संकेत। गणितीय संकेत, ये गणितीय संकेत है, मैथमेटिकल सिंबल है। तो अंक और गणितीय संकेत, अंक और गणितीय संकेत, जैसे ये हो गया अंक और गणितीय संकेत। देखिए अंक हो गया 132 जो है ये संख्या है, और अंक की बात करें तो इसमें 1 अंक है, 2 है, 3 है, 2 है, ये अंक है। अंक कौन कौन है? 1, 3, 2। संख्या की बात करें तो संख्या 132 है। अंक कौन कौन है? तो इसमें जो है 1, 3, 2 ये अंक है। संख्या की बात करें तो 132 जो है वो संख्या है। और कितने अंकों की है? तो संख्या ये 3 अंकों की है, 1, 2, 3 अंकों की ये संख्या है। तो यहां पे संख्या की परिभाषा कुछ ऐसे निकला। संख्या की परिभाषा क्या है? तो यहां पे इसकी हम परिभाषा की बात करें, संख्या की परिभाषा की, तो संख्या का परिभाषा हुआ, क्या हुआ बच्चा? तो अंकों और गणितीय संकेत, अंकों और गणितीय संकेत, गणितीय संकेत के सम्मिलित रूप, इस सब के सम्मिलित जो रूप होगा, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं बच्चा? तो इसको संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संख्या कहते हैं। तो संख्या की अगर परिभाषा की बात किया जाए तो संख्या की परिभाषा ये है, और कैसे हुआ इन चीजों को हम आपको समझा दिए कि ये सारा संख्या है। बशर्ते इसको आप कैसे परिभाषित कीजिएगा, तो इसको ऐसे परिभाषित किया जा सकता है कि यहां जो है अंकों से मिलकर ही संख्या बनता है, अंक के आपस में मिलने से, आगे पीछे इधर उधर व्यवस्थित होने से संख्या का निर्माण होता है, और उसमें कुछ गणितीय संकेत, रूट, प्लस, माइनस, जोड़, घटाव, गुणा, ये सारे सिंबल वगैरह जुड़ जाते हैं, जिस कारण से इसका निर्माण होता है। तो ये आपका सटीक डिफिनीशन है, एक स्टैंडर्ड डिफिनीशन है। स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या है? तो अंकों और गणितीय संकेतों के सम्मिलित रूप जो होता है वह संख्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और संख्या को देखा जाए तो जो संख्या है उसको स्मॉल n या कैपिटल N द्वारा निरूपित किया जाता है। इसमें एक ही हम आपको महत्वपूर्ण रिमार्क बताएं, जो संख्या है उस संख्या को n से व्यक्त किया जाता है, स्मॉल n से। तो ये बात हुई बाबू संख्या के बारे में। अब जानते हैं जो संख्याओं के प्रकार है उनको समझने का प्रयास करेंगे कि संख्याओं के क्या क्या प्रकार है, कौन कौन से प्रकार है, कौन इसके अंतर्गत आएगा और कौन नहीं आएगा। एक स्टैंडर्ड लेवल के पॉइंट को समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो आइए संख्याओं के प्रकार को जानते हैं। विश्वास करते हैं कि यदि आप चीजों को ध्यान से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो चीज अच्छी तरह से समझ में आएगी
और एक दो बार आप कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप रिवीजन कीजिएगा तो और बेहतर होगा। चलिए आगे संख्याओं के प्रकार की ओर बढ़ते हैं। आओ बच्चों, अब संख्याओं के प्रकार को देखते हैं। संख्याएं, संख्याएं जिसको नंबर्स कही जाती है, नंबर्स। आ जाओ बच्चा, देखिए संख्याओं को तो ऐसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है या किया जा सकता है, लेकिन हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ऐसे आप जानते हैं, लेकिन हम जो है ना इसको थोड़ा कहें कि ऐसे भी संभव हो सकता है, थोड़ा सा संशोधन करके, थोड़ा सा चीजों को इधर उधर व्यवस्थित करके हम उसको आपको बताएंगे। लेकिन एग्जैक्ट चीज जो होगा आपको अनुभव होगा कि रियली में हाँ यही हो सकता है या किया जा सकता है। तो यहां पे अब संख्याओं को देखिएगा, तो संख्याओं में सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1, वो होगा वास्तविक संख्या। ये आप जानते हैं, हम जानते हैं कि आप इसके बारे में जानकारी रखे हैं। एक हो गया वास्तविक संख्या, अंग्रेजी हो जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर्स। दूसरा जो होगा बच्चा वो होगा काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। इसको इमेजिनरी नंबर कही जाती है, इमेजिनरी नंबर्स। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी जो होगा वो समिक संख्या होगा, समिक संख्याएं, समिक संख्याएं। समिक संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आगे चीजों को समझते हैं। जो रियल नंबर है इसको कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्या को। जो काल्पनिक संख्या होता है इसको आई, इसको स्मॉल आई द्वारा निरूपित किया जाता है और इसको आयोटा पढ़ा जाता है। आयोटा पढ़ा जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से व्यक्त किया जाता है। तो ये हुआ संख्याओं के प्रकार। अभी और कुछ पढ़ना है, अभी और चीजों को देखना है। तो संख्याएं की अगर बात की जाए तो ये संख्याओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से अगर नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 होगा वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, जिसका संकेत है कैपिटल आर। दूसरी काल्पनिक या अवास्तविक संख्या जिसको आई से स्मॉल आई द्वारा निरूपित किया जाता है और इसको आयोटा पढ़ा जाता है। तीसरी की बात करें तो तीसरा होगा समिक संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको जेड से निरूपित किया जाता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। जो बच्चा इन संख्याओं को समझना है तो एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। देखिए ये हुआ संख्या रेखा
और संख्या रेखा पर केवल वास्तविक संख्याओं को ही निरूपित किया जाता है। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझिए। यहां हम शून्य की बात करते हैं, इस साइड ए 1 2 3 4 5 और इस साइड जो होगा इंफिनिटी होगा। इधर -1 -2 -3 -4, इधर माइनस इंफिनिटी होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें अगर बात करें तो ये धनात्मक संख्या हो गया और ये ऋणात्मक संख्या हो गया। धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। अब इन संख्याओं का मूल निकालते हैं। ये जो हुआ ऋणात्मक संख्या हुआ, इसका मूल निकालते हैं। मूल की अगर बात करें ना बाबू, तो मूल मतलब अंग्रेजी में इसको रूट कहा जाता है। और रूट कोई भी हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यू रूट हो सकता है, टेट्रा रूट हो सकता है, पेंटा रूट हो सकता है, हेक्सा रूट हो सकता है, हेप्टा रूट हो सकता है। तो यहां 2 होता है तो ये स्क्वायर रूट, 3 होता है तो क्यू रूट, और 4 होता है तो टेट्रा रूट, और 5 होता है तो पेंटा रूट। तो ये सब रूप होता है। अब इन संख्याओं के ऊपर कोई मूल वगैरह की बात करें, जैसे ये मूल की बात कर रहे हैं, ठीक, इसके ऊपर हमने मूल यानी रूट चढ़ा दिया प्रत्येक सभी संख्या पर। ध्यान से समझना बच्चा, सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। रूट चढ़ा दिए। अब जब इसके ऊपर रूट हम चढ़ा देंगे तो आप गौर से देखिएगा, कुछ संख्याएं जो संख्याएं अब जो प्राप्त हो रही है, तो रूट के अंदर कुछ माइनस में है और कुछ प्लस में। ये देखिए, ये टोटल रूट के अंदर माइनस में है और ये जो है ना टोटल प्लस में है। तो जितना प्लस में है रूट के अंदर, उसको वास्तविक संख्या कहा गया। इसके अंतर्गत रूट अंडर 0, रूट अंडर 1, रूट अंडर 2, रूट अंडर 3, रूट अंडर 4 या अन्य प्रकार की और भी ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि अंदर जो होगा वो प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा बच्चा। अगर रूट के अंदर माइनस देखने को मिल जाए, जैसे रूट अंडर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5, डॉट 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 इंफिनिटी। यदि रूट के अंदर आपको माइनस देखने को मिल जाए तो संख्याएं कौन होगी? वो काल्पनिक संख्याएं होगी। तो काल्पनिक संख्याएं होगी। तो काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्या को इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। वास्तविक संख्या की अगर परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा होगा, धनात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए ना, देखना बच्चा, ये धनात्मक संख्या है ना और इसका मूल कर रहा है, तो इससे प्राप्त जो संख्या होगा वो सब कौन संख्या होगा बच्चा? वो सब वास्तविक संख्या होगा। वही ऋणात्मक संख्या के मूल की बात किया जाए, ऋणात्मक संख्या के मूल से प्राप्त जो संख्या होंगे वो सब संख्याएं कौन सी संख्या होंगे? तो वह सभी संख्याएं जो होंगे, तो सभी संख्याएं जो होंगे वो काल्पनिक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है? तो धनात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को क्या कहेंगे बच्चा? वास्तविक संख्या कहेंगे। और ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्या को क्या कहेंगे?
तो काल्पनिक संख्या कहेंगे। तो ऋणात्मक संख्या के मूल से प्राप्त संख्या को काल्पनिक संख्या कहेंगे और धनात्मक संख्या के मूल से प्राप्त संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दो तो ये बात क्लियर हो गया, अभी डीपली ले गए हैं, इसको चीजों को समझिए। अभी ऐसे है केवल परिभाषा चीजों को समझा रहे हैं कि कैसे होता है। तो वास्तविक संख्या कैसे बना, क्या होगा, इसका परिभाषा क्या सूचकांक वगैरह होगा, ये हम आपका क्लियर करा दिए। काल्पनिक संख्या का भी क्लियर करा दिए, जिसमें बात की कि ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं बच्चा, तो काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या कहते हैं, जिसको आई से सूचित किया जाता है और इस आई को आयोटा पढ़ा जाता है। अभी और कुछ बताना है काल्पनिक संख्या को लेकर, तो ये काल्पनिक संख्या होगा। अभी काल्पनिक संख्या को ही समझते हैं, उसके बाद समीक संख्या को समझते हैं, उसके बाद मेन पॉइंट वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं जो मूल है। आइए तो काल्पनिक संख्या को एक नए पेजों में समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए। रियली में आप पाइएगा कि मस्त धांसुर मैथमेटिक्स का कंसेप्ट दिया गया। आ जाओ बच्चा। तो 2 नंबर में लिखे थे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं, काल्पनिक या अवास्तविक संख्याएं। काल्पनिक या अवास्तविक संख्या को आयोटा से सूचित किया जाता है। इसका मान होता है रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -5 डॉट 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 इंफिनिटी। इसका परिभाषा क्या होगा, तो परिभाषा तो बता भी दिए, फिर एक बार और देख लीजिए, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। परिभाषा है ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। ऋणात्मक संख्याओं के मूल को क्या कहते हैं बच्चा, तो ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त जो संख्या होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं। काल्पनिक संख्या से विशेषता जानिए। काल्पनिक संख्या को आई से सूचित किया जाता है और इसे आयोटा पढ़ा जाता है। आयोटा पढ़ा जाता है। दूसरी बात, जो काल्पनिक संख्या होता है, इस काल्पनिक संख्या का जो रूप होता है i बराबर -1, i बराबर -2, i बराबर -3, ये इसका रूप होता है, ये इसका सेट होता है। इस रूप को ये दिखता है। इस संख्या के पिता, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले महान विद्वान, महान गणितज्ञ सर यूलर है। कौन है बच्चा, महान गणितज्ञ सर यूलर। सर यूलर ने इस संख्या के बारे में बताया। काल्पनिक संख्या का जन्मदाता है, इसलिए काल्पनिक संख्या का पिता, काल्पनिक संख्या का पिता किसे माना जाता है, सर यूलर को। महान गणितज्ञ सर यूलर को काल्पनिक संख्या के पिता माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद समझते हैं। देखो बच्चा, रिमार्क नंबर 4, जो आयोटा होता है, आयोटा का मान होता है रूट के अंदर -1। वही इसके आगे का पॉइंट समझा जाए, स्क्वायर हटेगा या दोनों साइड आप स्क्वायर करें, रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा। दोनों पक्ष को वर्ग कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर रूट के अंदर -1 के होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा तो 1 आएगा। तो बच्चा आयोटा का मान रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और आयोटा क्यू का मान जो होगा आयोटा के पावर 3, मतलब आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, घातांक के नियम से। तो इसका मान अभी अभी जाने कि इसका मान -1 होता है, आगुने आयोटा गुना करोगे तो माइनस आयोटा। वही अगर बात किया जाए अगले पॉइंट को, तो आयोटा के पावर 4 की अगर बात करें तो आयोटा की पावर जो 4 होगा ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, इसका भी मान -1 और इसका भी मान -1, माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा, और इसका जवाब जो होगा कितना होगा बच्चा, 1 होगा। तो ये जो है मूल कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना चाहिए और इसी के बेस पर आगे जो होता है बड़े बड़े से मान को भी निकाले जाते हैं, इसी बेस पे काल्पनिक संख्या से अगर बात किया जाए तो आयोटा का मान जो होता है रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यू का मान माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है। यहीं पे एक कंसेप्ट निकलता है, अगला पॉइंट जो है देख लीजिए, यहीं पे हो जाएगा। आयोटा की पावर 4 n के रूप में यदि होगा, 4 का मल्टीपल होगा, जैसे यहां 8 हो जाए, 12 हो जाए, 4 का गुणज हो जाए, तो इस कंडीशन में एक रिजल्ट एक ही होगा। लेकिन अगर आयोटा के पावर 4 n+1 हो तो एक रिजल्ट आयोटा खाली होगा। आयोटा के पावर 4 n+2 के रूप में हो तो इसका रिजल्ट माइनस क्या होगा, -1 होगा। वही आयोटा के पावर 4n+3 के रूप में हो तो इसका रिजल्ट जो होगा माइनस आयोटा होगा। अब बड़े से बड़े मानों को आप ज्ञात कर सकते हैं, जैसे एक उदाहरण हम आपको इतना दूर में समझा रहे हैं, जैसे ले लीजिए आयोटा का पावर 101। अब इसको आप 101 को कैसे कीजिएगा, तो इसका मान अगर पूछा जाए तो आप कीजिएगा कि आयोटा 25 चौका 100, तो यहां हो जाएगा 4 गुने 25 प्लस 1, तो इसका जो मान होगा इसके साथ मिलकर 1 होगा, खाली 1 बच गया, तो 1 बच गया तो इसका रिजल्ट खाली आयोटा होगा, इसका रिजल्ट ओनली आयोटा। तो ये हुआ बच्चा काल्पनिक संख्या के बारे में, ये काल्पनिक संख्या के बारे में हुआ। आइए एक बार इस काल्पनिक संख्या के बारे में एक बार रिवीजन करते हैं, रिमाइंड करते हैं, चीजों को याद करते हैं। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहते हैं, और जो काल्पनिक संख्या होता है कहता है ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, और इसको आयोटा आई से व्यक्त किया जाता है, और आई का ये जो रूप होता है इस रूप का होता है। इससे संबंधित रिमार्क की बात करें तो काल्पनिक संख्या को आई से व्यक्त करते हैं, जिसको आयोटा पढ़ा जाता है। दूसरी बात करें तो आयोटा का रूप जो होता है रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, ये होता है। तो आयोटा के बारे में बताने वाले जो महान गणितज्ञ हैं वो कौन है, सर यूलर। इन्होंने काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताए, इस कारण से काल्पनिक संख्याओं के पिता सर यूलर को मानी जाती है। और
यहां पे इसी से रिलेटेड अगर बात करें तो आयोटा का मान हो जाएगा रूट के अंदर -1, आयोटा स्क्वायर का मान होगा -1, आयोटा क्यू का मान जो होगा क्या होगा यहां पे माइनस आयोटा, और आयोटा के पावर 4 का जो मान होगा 1 होगा, आयोटा के पावर 4n का मान 1, आयोटा के पावर 4n प्लस 1 का मान आयोटा, आयोटा के पावर 4n प्लस 2 का मान जो होगा -1, आयोटा का पावर 4n प्लस 3 का मान जो होगा माइनस आयोटा होगा। तो ये जो हुआ ये किससे संबंधित हुआ? ये काल्पनिक संख्याओं से संबंधित। अब समीक संख्याओं को जानते हैं, उसके बाद वास्तविक संख्याओं को जानेंगे। आइए समीक संख्याओं को जानते हैं। आ जाओ बच्चा, 3 नंबर देखिए, समीक संख्याएं, समीक संख्याएं, जो समीक संख्या है इसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको जेड से व्यक्त किया जाता है, जेड से व्यक्त किया जाता है। और इसके अंतर्गत इसका जो रूप होता है ये इस रूप का होता है, x प्लस आयोटा y का रूप का होता है। यानी समीक संख्याएं जो होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो परिभाषा यहीं पे निकलेगा। आइए ना, आप चीजों को समझिए थोड़ा। देख बच्चा, जो जेड है, जेड ये समीक संख्याओं का निरूपित करता है। यहां x प्लस आयोटा y हुआ, इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट, x को क्या कहते हैं? रियल पार्ट, यानी वास्तविक भाग, और y को जो कहते हैं ना इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इमेजिनरी पार्ट किसको कहते हैं? y को। वास्तविक भाग कौन है इसमें? तो x है, और आयोटा जिसके साथ जुड़ा है y को क्या कहते हैं? तो काल्पनिक भाग, इमेजिनरी पार्ट। यहां पे कहा जाता है कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के जो सम्मिलित रूप होता है, इससे जो मिलकर जो रूप बनता है उसी को तो कही जाती है समीक संख्या। जैसे यहां एक संख्या 3 प्लस रूट अंडर -3, तो यहां 3 जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन रूट के अंदर -3 है, रूट के अंदर -3 है, तो ये काल्पनिक संख्या है, तो इसको जेड के रूप दिया जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। अब अच्छा, ये जो है ना इसको हम लिख सकते हैं रूट के अंदर -1 गुने रूट के अंदर 3, तो इसका जो मान है √3, इसका मान जो होगा आयोटा होता है, तो 3 प्लस आयोटा रूट अंडर 3। तो ये जो हुआ एक काल्पनिक संख्या मिला, ये सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। तो समीक संख्या के बारे में इतना ही। बहुत इसका संयुग्मी, मापांक वगैरह सब पढ़ने को मिलता है, स्टैंडर्ड थोड़ा डिफिनीशन होता है इसका। तो यहां पे ये समीक संख्याएं से रिलेटेड हो गई। आइए इसको एक बार याद करते हैं। जो समीक संख्याएं हैं, समीक संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, जिसका रूप जो होता है जेड बराबर जो होता है x प्लस आयोटा y होता है, जिसमें से x की अगर बात किया जाए तो x जो होता है ये रियल पार्ट होता है, और y की बात किया जाता है तो y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, काल्पनिक। इसका एक उदाहरण देखिएगा, तो उदाहरण के तौर पे ये मिलेगा 3 प्लस रूट अंडर -3, जिसमें से ये जो 3 है, इस 3 को वास्तविक भाग है, ये काल्पनिक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो 3 है वो रियल पार्ट है, और इसके अंदर रूट के अंदर आप माइनस देख रहे हैं। जब रूट के अंदर आप माइनस देख रहे हैं तो ये कैसी संख्याएं होगी? तो ये जो संख्याएं होगी ये
काल्पनिक संख्याएं होगी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं √1 इंटू √3। तो यहां पे जो √, है -1, इसका जो मान होगा आयोटा होगा। तो इस तरह से इस रूप में लिखेंगे तो ये जो हुआ समिक संख्याओं का रूप हुआ। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब जो है इस लेसन का मूल जो पॉइंट है वो है वास्तविक संख्या, और उसी को समझना बहुत जरूरी है। तो इसी को हम सब समझेंगे। मेन चीज जो है वो हम लोगों का वास्तविक संख्या से है, और ये जो आपका चला ये कॉन्सेप्टली चीजों को हम आपको बताएं इसको समझने के लिए कि जो समिक संख्याएं हैं, जो काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इन चीजों को समझिए, जानिए। आ जाओ बच्चा आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्या की ओर। अब जो है अब बात करेंगे जो नंबर 1 में जो हम लोग पढ़े वो उसकी बात करेंगे। कौन? तो वास्तविक संख्या। किसके बारे में बात करेंगे? तो वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, जो वास्तविक संख्या है बच्चा, वास्तविक संख्या को रियल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स जो वास्तविक संख्या है आइए, जो वास्तविक संख्या है उसको किससे सूचित किया जाता है बच्चा? तो इसको सूचित किया जाता है आर से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है बाबू? आर से, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। इसका जो रूप होता है आर इक्वल, जो रूप देखने को मिलता है वो रूप क्या देखने को मिलता है? तो इसके अंतर्गत आ जाता है 0 आ जाता है, फिर इसके अलावा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 होगा, माइनस रूट के अंदर 5 होगा। देखिए माइनस बाहर है, रूट के अंदर माइनस नहीं है। इसके अंतर्गत पाई हो जाएगा या 1.3333 जो भी हो इसके अंतर्गत आ जाएगा। फिर इंफिनिटी वाला सिंबल इसमें 0/1 कहिए चाहे 1/0 कहिए, सारा वैल्यू इसके अंतर्गत आ जाएगा, बशर्ते रूट के अंदर माइनस नहीं होनी चाहिए, रूट के बाहर माइनस होनी चाहिए, वो सारा संख्याएं इसके अंतर्गत आएगा। अब इन संख्याओं के प्रकार के बारे में अगर बात किया जाए, परिभाषा तो आप जान चुके हैं, परिभाषा बता दी, एक बार और बताना पड़ेगा, देख लीजिएगा, बता दिया है। धनात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को न, धनात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है? आर से, कैपिटल आर से, और उसके अंतर्गत ये आता है आर बराबर 0, 1, 2, 3, ये सब बहुत सारे जितनी मान होती है सारा इसी के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं बच्चा। इसके प्रकार की बात करते हैं, वास्तविक संख्या के प्रकार की बात करते हैं। तो जो वास्तविक संख्या है, इस वास्तविक संख्या का 2 प्रकार है। एक परिमेय संख्या, नंबर 1 जो है वो कैसी संख्या है बच्चा? परिमेय संख्या। और नंबर 2 जो है वो कैसी संख्या है? तो है अपरिमेय संख्या। एक हुआ परिमेय संख्या और दूसरा क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या की अगर बात करें तो परिमेय संख्या ये भी 2 प्रकार के होता है। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है बच्चा? तो एक हो जाता है बाबू भिन्न, एक होता है भिन्न, और दूसरा जो होता है वो होता है पूर्णांक। कौन होता है बाबू? पूर्णांक। अगर पूर्णांक की बात करें तो ये भी 2 होता है। पूर्णांक में एक हो जाता है शून्य नहीं, इसमें ऋणात्मक की बात कीजिए,
शून्य नहीं है, ऋणात्मक। ये हो जाता है ऋणात्मक, हो जाता है इसमें ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाता है या ऋणात्मक संख्याएं हो जाती है। और दूसरा जो होता है इसमें आ जाता है पूर्ण संख्या आ जाता है, पूर्ण संख्या। जो पूर्ण संख्या होता है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और इसमें से एक जो होता है जाना के शून्य कही जाती है और दूसरा जो होता है जिसको प्राकृत संख्या कही जाती है, प्राकृत या धनात्मक संख्या कही जाती है। तो ये होता है बच्चा, ये पूरे संख्याओं के प्रकार की बात करेंगे। और इसमें अगर प्राकृत संख्या की अब बात किया जाए, जो गिनती की संख्या होता है वो संख्याएं हो जाएगा सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके श्रेणी में आ जाएंगे प्राकृत संख्या के अंतर्गत। तो इन चीजों को आप समझिए क्या है। तो वास्तविक संख्या 2 प्रकार के, परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में देखे के मिलेगा और पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक जो होगा ऋणात्मक संख्या और पूर्ण संख्या। जो ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या में 2 पार्ट मिल जाएगा, एक मिलेगा शून्य पूर्णांक और दूसरा हो जाएगा प्राकृत संख्या। और जो प्राकृत संख्या होता है इसी का रूप है देखने को मिलता है, क्या तो फिक्स है, ये तो एक वो है। यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्या मिल जाता है प्राकृत संख्या में, सम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, और क्या देखने को मिलता है तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और क्या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये सारा चीज देखने को मिलता है। अब हम सब एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके जानेंगे, सबके बारे में जानेंगे। तो अपरिमेय संख्या के बारे में पहले जानेंगे क्योंकि वो अकेला है, इसको पहले निपटा देंगे हम सब। अपरिमेय संख्या, उसके बाद परिमेय संख्या को उठाएंगे, उसके बाद सबके बारे में फिर से हम आपको डिस्कस करेंगे, चीजों को बताएंगे। तो अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या को। आओ बच्चा देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अंग्रेजी होता है इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। चलो बच्चा तब अपरिमेय संख्या को समझते हैं। आओ सभी लोग अपरिमेय संख्या को समझते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो अपरिमेय संख्या को अगर बात किया जाए तो ढेर सारा पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। पहली पॉइंट अपरिमेय संख्या की परिभाषा से है। ये क्या कहता है, जैसे आप जानते हैं 0, इधर 1, -1, -2 संख्या रेखा, इधर 1, 2, 3 और भी मिलेगा 4, 5 है ना, इंफिनिटी। सबका मूल निकालिए, सबका मूल निकालिए, वर्गमूल निकालिए, चाहे घनमूल निकालिए, जो भी निकालिए। अभी हम वर्गमूल स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। और इस कंडीशन में जिन जिन संख्याओं का परिपूर्ण वर्गमूल निकल जाता है, ये इसका निकल गया, इसका नहीं निकला, ये रूट के अंदर ही रह गया। ये देखिए ये भी रूट के अंदर आ जाएगा, नहीं निकलेगा, परिपूर्ण नहीं निकलेगा, पूरा पूरा नहीं निकलेगा, इसका निकलेगा। ये नहीं निकलेगा, ये रूट के अंदर रहेगा। तो जिन संख्याओं का पूर्णतः वर्गमूल निकल गया या मूल हो गया, उन संख्याओं को परिमेय संख्या कही जाती है। और जिन संख्याओं का रूट में से नहीं निकला, मूल नहीं निकला, उन सभी संख्याओं को
अपरिमेय संख्या कही जाती है। और यहां पे अगर हम बात करें इससे संबंधित पॉइंटों की, तो रिमार्क नंबर 1 परिभाषा ये हो गया कि जिन संख्याओं को जो भी परिमेय वास्तविक संख्या होता है, उन वास्तविक संख्याओं में जिन संख्याओं का पूर्णतः वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इससे संबंधित पॉइंट की बात करें तो IR यानी अपरिमेय संख्या को IR से सूचित किया जा सकता है। दूसरी पॉइंट, अपरिमेय संख्या के लिए जो रूप होता है रूट अंडर 2 होता है, रूट अंडर 3 होता है, रूट अंडर 5 होगा, रूट अंडर 6 होगा। फिर इसके अलावा इससे संबंधित इसमें पाई आ जाते हैं, इन्फिनिटिव का सिंबल आ जाता है। फिर इसके अलावा एक एक चीजों का रिपीटेशन 2 3 3 2 3 3 3 2 ऐसे रिपीटेशन होता है, तो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये अपरिमेय संख्या से संबंधित हो जाएगी। अब यहां पे अगर बात करें अपरिमेय संख्या से संबंधित, तो इसमें पहला पॉइंट कि अपरिमेय संख्या को IR से सूचित किया जाता है। दूसरी पॉइंट कि अपरिमेय संख्या का रूप रूट 2, रूट 3, रूट 5 इस रूप का होता है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें अपरिमेय संख्या में, तो जो अपरिमेय संख्या है इसमें देखिए सबसे पहले महान विद्वान, यूनान के महान विद्वान अपने प्रयोग के माध्यम से ये बात का सत्यापन किए कि रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और उस महान विद्वान का नाम है सर पाइथागोरस। सर पाइथागोरस ने इस बात का सत्यापन किए कि रूट 2 जो होता है एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण से अपरिमेय संख्या के पिता, अपरिमेय संख्या का पिता किसको बोला जाता है? सर पाइथागोरस को बोला जाता है। इसके बाद जर्मनी के 2 और महान गणितज्ञ आए जिन्होंने इस बात का सत्यापन किए कि रूट 3, रूट 5, रूट 6 और भी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। तो यहां पे 2 विद्वान थे जिनका नाम है लेम्बर्ट तथा लेजेंड्रा। लेम्बर्ट तथा लेजेंड्रा 2 महान विद्वान थे जिन्होंने ये सत्यापित किए कि रूट 2 के अलावा रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 6, रूट 7 ये सब भी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चा ये अपरिमेय संख्या से रिलेटेड बातें हुई। इसके अलावा 6 नंबर इसकी विशेषता देखा जाए, रिमार्क नंबर 6 की बात किया जाए, तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो अपरिमेय संख्या में पाई से संबंधित पाई, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 3, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 3 ये सभी अगर पाई का रूप का होता है तो ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है। यानी पाई से संबंधित सभी संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। पाई से संबंधित जितनी भी संख्याएं होती है वो सब कैसी संख्या होता है बच्चा? अपरिमेय संख्या होता है। तो यहां अपरिमेय संख्या को IR से सूचित किया जाता है। अपरिमेय संख्या का जो रूप होता है रूट अंडर 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, पाई, इन्फिनिटिव ये होता है। इसके बाद रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में सबसे पहले कौन बताए? सर पाइथागोरस, यूनान के महान गणितज्ञ तथा दार्शनिक ने सर पाइथागोरस ने इस बात का सत्यापन किया कि ये एक अपरिमेय संख्या है। इस कारण से अपरिमेय संख्या के पिता के तौर पे सर पाइथागोरस को मानी जाती है। वही बात किया जाता है कि इनके प्रयोग, इनके
प्रयोग के बाद और महान आए विद्वान, दो जर्मनी के महान विद्वान थे जिनका नाम है लैम्बर्ट और लेजेंड्रा। इन्होंने इस बात का सत्यापन किए कि रूट 2 के अलावा रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ये सभी भी अपरिमेय संख्या है। ये सभी भी अपरिमेय संख्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो है रिमार्क 6 में कि पाई से संबंधित जितनी भी संख्याएं हैं, पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 3, पाई बाई 4 या 2 पाई, इससे रिलेटेड जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा बच्चा नंबर 7 की बात करें, नंबर 7 में बात करें तो 1/0 है, 1/0 को परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव के सिंबल दिया जाता है और कहा जाता है कि ये जो होता है ये अपरिमेय संख्या का रूप होता है। ये जो है किसका रूप है बच्चा? अपरिमेय संख्या का। और भी समझते हैं, 7 हो गया। 8वां पॉइंट को समझिए, 8 नंबर 8 देखिए, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे संख्याओं का रिपीट होता है, अगर इस रूप में हो a b दशमलव x y x x y x x x y x x x x y इस रूप का होता है, तो ये सभी संख्याएं जो होती है अपरिमेय संख्या के रूप का होता है। ये सभी अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। जैसे 1.2, 0.33, 34, 334, 3334, 33334, तो ये जो होगा ना डॉट डॉट, ये किस रूप का है? तो ये अपरिमेय संख्या है। आगे अगला पॉइंट जो है देखते हैं, ये कहता है कि साधारण संख्याओं का साधारण अपरिमेय संख्या जो हो जाए, साधारण अपरिमेय संख्या जैसे रूट 2 अपरिमेय संख्या हो गया, रूट 3 अपरिमेय संख्या हो गया, रूट 5 अपरिमेय संख्या हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए। साधारण अपरिमेय संख्याओं के वर्ग करने से आपको क्या मिलेगा? तो भाई इसके वर्ग करोगे तो वर्गमूल वाला चिन्ह हट जाएगा, ये 5 होगा। तो ये जो प्राप्त होगा कैसी संख्या होगी? तो ये परिमेय संख्या होगा। अगला रिमार्क जो होगा वो रिमार्क कहेगा कि साधारण अपरिमेय संख्याओं के वर्ग या वर्गमूल से जो संख्याएं प्राप्त होती है वो संख्याएं कैसी संख्या होती है? वो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अगला पॉइंट जो है, अगर संयुक्त है, साधारण था तो ठीक है, लेकिन संयुक्त की बात किया जाए, संयुक्त अपरिमेय संख्या की बात किया जाए, और संयुक्त अपरिमेय संख्या में कुछ उदाहरण के तौर पे ऐसे देख सकते हैं, जैसे 3 प्लस रूट अंडर 2। अब इसका वर्ग कीजिएगा तो ये मिलेगा 9 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 6 रूट अंडर 2, जोड़िएगा 11 प्लस 6 रूट अंडर 2। अभी भी जो प्राप्त हुआ ना, पहले भी यह अपरिमेय संख्या है था और अभी भी जो हुआ वर्ग करने के बावजूद भी ये अपरिमेय संख्या हुआ। तो इस कंडीशन में कहा जाता है कि संयुक्त अपरिमेय संख्याओं का जो संयुक्त होता है, संयुक्त अपरिमेय संख्याओं का वर्ग कीजिए, वर्ग करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है वो भी अपरिमेय संख्या होती है। इसके अलावा 11 नंबर कहता है कि परिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या है, और दूसरा जो है अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में प्लस माइनस गुना और भागा का ये सब सिंबल लग जाता है ना, तो सभी संख्याएं जो होती है, समस्त जो संख्याएं होती है वो सभी संख्याएं क्या होती है? तो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे 3 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या है,
और रूट अंडर 5 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्लस दीजिए, अब भी पूछा जाए अब कौन संख्या, तो अपरिमेय। इसको घटाइए, 3 माइनस रूट 5, ये कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू रूट अंडर 5 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। 3 अपॉन रूट अंडर 5 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यही कहा जाए कि अगर परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ कोई भी मैथमेटिकल टर्म जुड़ता है तो इसके संयुक्त रूप जो होते हैं वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। आइए, ये हुआ अपरिमेय संख्या के बारे में। आइए चीजों को याद करते, अपरिमेय संख्या क्या है। आ जाओ बच्चा, यहां से शुरू हो रही है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है बच्चा? अपरिमेय संख्या की अगर बात किया जाए तो अपरिमेय संख्या जो होगी, अपरिमेय संख्या मतलब वे सभी वास्तविक संख्याएं जिसके पूर्णतः वर्गमूल या घनमूल नहीं निकलता है, वे सभी क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है? IR से सूचित किया जा सकता है। इसका रूप क्या होता है? इस रूप का होता है √2, √3, √5, √6, पाई, इंफिनिटी, ऐसी संख्या, ये सब अपरिमेय। √2 है, √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले सर पाइथागोरस हैं। इस कारण से सर पाइथागोरस को अपरिमेय संख्या के पिता माना जाता है। इसके अलावा √2 के अलावा √3, √5 ये भी अपरिमेय संख्या। इसके बारे में बताने वाले जर्मनी के महान गणितज्ञ लेम्बर्ट और लेजेंड्रा है। इसके बाद पाई से संबंधित जितनी भी संख्याएं होगी सब अपरिमेय संख्या होगी। 1/0 यानी ये अपरिभाषित होता है, ये अपरिमेय संख्या के श्रेणी में जाता है। फिर इसके अलावा अगर इस रूप का हो, यानी इस रूप में दशमलव के बाद 1.12.334 इस रूप का होता है तो इसमें संख्या अपरिमेय होती है। साधारण अपरिमेय संख्याओं के वर्ग या घन से वर्ग कीजिए चाहे घन कीजिए, इससे जो संख्याएं प्राप्त होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। संयुक्त परिमेय संख्याओं का वर्ग करने के बाद यदि स्क्वायर वगैरह किया जाता है तो इससे जो संख्याएं प्राप्त होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बीच में जोड़ घटाव गुणा भाग यदि सिंबल जुड़ जाता है तो समस्त पद जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। आप देख सकते हैं 3 + √5, 3 - √5, 3 × √5, 3 अपॉन √5 ये हुआ। और आज के क्लास में जितना चीज अंक से हम लोग पढ़े हुए हैं उसको रिवीजन करते हैं। अगले जो इसका पार्ट 2 होगा, जो संख्याओं से संबंधित अगला जो वीडियो होगा इसका पार्ट 2 में आप देख सकते हैं, जहां परिमेय संख्याओं को परिभाषित किया जाएंगे और उसके प्रकारों को परिभाषित किए जाएंगे, चीजों को देखा जाएगा। आइए शुरू से इसको याद करते हैं। आ जाओ बच्चा, सबसे पहले यहां अंक से है, यहां से शुरू करते हैं, उसके बाद इसको याद कर लेते हैं। आइए ध्यान दीजिए, एक बार में याद करा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा। आ जाओ बाबू, बताओ अंक क्या है? अंक जो है गणित की है, मतलब बात किया जाता है 0 से लेकर 9 तक जितने भी गणितीय संकेत है सबको अंक कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, ये गणित की संरचनात्मक इकाई होता है। ठीक, अब बात किया जाए अंक को, तो अंक को D से व्यक्त किया जाता है और ये जो अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। अंकों की कुल संख्या, इसको काउंटिंग करने पर कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। अंक को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। एक मिल जाएगा आपका, मिल जाएगा शून्य अंक और दूसरा क्या हो जाएगा? अशून्य। शून्य कौन होगा? 0 होगा। इसके बारे में सबसे पहले महान विद्वान आर्यभट्ट ने बताया इसकी संख्या कितनी है? 1 है। और अशून्य अंक कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है और ये अशून्य है। अगर बात किया जाए गणित और अंक में क्या संबंध है, तो गणित और अंक में उसी तरह संबंध है जैसे शरीर और आत्मा का एक संबंध है। आगे बढ़ते हैं, चीजों को याद करते हैं। देखिए, अंकों की बात किया जाए तो सबसे छोटी जो अंक होंगे वो 0 होगा। सबसे बड़ी अंक की अगर बात किया जाए, सबसे बड़ी अंक की बात किया जाए तो सबसे बड़ी अंक जो होगा वो क्या होगा?
9 होगा। इसके बाद अंकों की बात किया जाए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो 0 होगा, सबसे बड़ी संख्या जो होगा कितना होगा 9 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए तो 10 होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 99 होगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात किया जाए, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी कितना होगा 100 होगा, सबसे बड़ी संख्या कितना होगा 99 होगा और 999 होगा। 4 अंकों की सबसे छोटी जो होगा 1000 होगा और सबसे बड़ी होगा 9999। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 10,000 होगा, सबसे बड़ी जो होगा 99,999 होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए संख्याएं के बारे में बात हो रही है। अब संख्याओं को देखा जाए तो बाबू संख्याओं की बात किया जाए तो संख्या का जो परिभाषा है, अंकों और गणितीय संकेतों के सम्मिलित रूप से जो संख्या सम्मिलित रूप को, अंकों और गणितीय संकेतों के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। यहाँ पे बात किया जाए 132 जो है संख्या है, अंक कौन कौन है, 1 है, 3 है, 2 है, ये अंक है। कितने अंकों की ये संख्या है तो 3 अंकों की ये संख्या है। आगे बात किया जाए तो आप देख सकते हैं ये सब इसको है समझाया गया है। गणितीय संकेत वही चीज है, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। और ये जो है इसको n से व्यक्त किया जाता है, या तो कैपिटल या तो स्मॉल, इससे व्यक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आइए संख्याओं के प्रकार की बात किया जाए तो संख्याओं के जो है वो 3 प्रकार है में विभक्त किया जा सकता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, समीप संख्या। वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर कहते हैं और समीप संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, धनात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहते हैं, और वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, कौन सी संख्या कहते हैं, समीप संख्या। वास्तविक संख्या को r से सूचित किया जाता है, काल्पनिक संख्या को स्मॉल i से और समीप संख्या को z से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं इन चीजों को समझाएं। धनात्मक संख्याओं के मूल जो होगा वास्तविक होगा, ये होगा वास्तविक संख्या होगा, और ऋणात्मक संख्या का जो मूल होगा वो कौन सी संख्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा। आगे बढ़ते हैं सभी बच्चे, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या जो होता है जिसको आयोटा या आई से सूचित किया जाता है, ऋणात्मक संख्याओं के मूल से प्राप्त संख्या को काल्पनिक संख्या कहते हैं। आई का मान रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट के अंदर -3, रूट अंडर -5, रूट अंडर -4, ये सारा होगा इन्फिनेटिव। इसकी काल्पनिक संख्या की बात किया जाए तो काल्पनिक संख्या को आयोटा यानी आई से सूचित किया जाता है, आयोटा पढ़ा जाता है। आई बराबर रूट अंडर -1, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3 और भी होंगे। इसके बारे में सबसे पहले महान विद्वान कौन बताया था, यूलर, गणितज्ञ, यानी इस कारण से काल्पनिक संख्या के पिता के नाम से जाना जाता है, सर यूलर को। अब देखा जाए तो आयोटा का जो मान होता है रूट अंडर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर का मान रूट अंडर -1 होता है, फिर -1 होता है, रूट नहीं होता। फिर आयोटा क्यू का मान किया जाए तो क्या होता है, आयोटा क्यू का मान जो होता है माइनस आयोटा होता है। आयोटा के पावर 4 की बात किया जाए तो इसका मान 1 होता है। फिर आयोटा के पावर 4n की बात किया जाता है तो 1 होता है। आयोटा के पावर 4n+1 की बात किया जाता है तो खाली आयोटा होता है। आयोटा के पावर 4n+2 की बात किया जाता है माइनस आयोटा होता है। आयोटा के पावर 4n+3 की बात किया जाता है तो माइनस आयोटा होता है। तो ये सभी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए समीप संख्याओं को z से सूचित किया जाता है, z से सूचित किया जाता है, और इसका जो रूप होता है x प्लस आयोटा y होता है, जहां पे x को रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। जैसे आप एक उदाहरण तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्लस रूट के अंदर -3 है, तो यहाँ जो है 3 जो है रियल पार्ट है और रूट के अंदर जो है -√3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसको ऐसे व्यक्त किया जा सकता है। समीप संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का एक सम्मिलित रूप होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, इसके बाद वास्तविक संख्या की बात की गई है। वास्तविक संख्याएं जो होंगे ये इसके प्रकार देख सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत टोटल होंगे, ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। इसमें बात करेंगे परिमेय संख्या जो होगा, परिमेय संख्या के प्रकार जो होगा, एक हो जाएगा भिन्न हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पूर्णांक। उसके बाद पूर्णांक की बात किया जाता है तो ये हो जाता है पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या एक साइड हो जाता है, एक साइड पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की बात किया जाए तो एक साइड शून्य हो जाएगा, दूसरे साइड जो होगा प्राकृत संख्या। बच्चा इसके बारे में, यहाँ परिमेय संख्या के बारे में अगले क्लास में हम लोग जानेंगे,
और अपरिमित संख्या के बारे में हम आपको बता दिए, अभी बताए, अभी चीजों को डीपली एक्सप्लेनेशन किए। अब अगले क्लास में जो होगा हम लोग ये जानेंगे, क्या जानेंगे, तो ये जानेंगे परिमित संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, शून्य क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या का रूप सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या, ये सब होता है। फिर आइए एक बार और देख लेते हैं इसको, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी अभी हम आपको समझाए आईआर से, आईआर का मान ये होता है, इस सर पाइथागोरस, अपरिमेय संख्या पिता, लैम्बर्ट और लेजेंड्रा, ये सारी बातें बताए हैं। हो गया बच्चा, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। वीडियो पसंद तो आया ही होगा, निश्चित ही लाइक कीजिएगा, और अगले क्लास में मिलते हैं नए पॉइंटों के साथ, इन चीजों को डीपली एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने और समझने के लिए। जय हिंद।